Okay, starting from the question number 15. You just won a lottery that promises to pay you $1 million exactly 10 years from today. यानी कि आपको एक लॉटरी मिली है जो आपको आज से 10 साल बाद 1 मिलियन पे ऑफ करेगी. Because the 1 million payment is guaranteed by the state in which you live, opportunities exist to sell the claim today for an immediate single cash payment. अब वो ये कह रहा है कि ये जो 1 मिलियन है वो स्टेट की तरफ से गारंटीड अमाउंट है कि आपको हर हाल में मिलेगी ही मिलेगी. बट यू कैन सेल इट टुडे, क्योंकि ये आपको पेमेंट मिलेगी 10 साल के बाद, तो आप इसको आज ही बेच कर आज ही कैश ले सकते हैं. तो ऑप्शन ए है जी, व्हाट इज़ द लीस्ट यू विल सेल योर क्लेम फॉर इफ़ यू कैन अर्न द फॉलोइंग रेट्स ऑफ रिटर्न ऑन सिमिलर रिस्क इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द 10 ईयर पीरियड. तो क्या करूँगी कि आज बेचना चाह रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस 1 मिलियन की जो भी प्रेजेंट वैल्यू है वो निकालनी होगी, और फिर हम उस प्रेजेंट वैल्यू की जो भी आपका आंसर आता है हम ये कहेंगे कि जी इस वैल्यू पर ही हम सेल कर सकते हैं, इससे कम पर नहीं कर सकते. यानी कि देखो 1 मिलियन आज से 10 साल बाद है, उसकी आज की वर्थ क्या है वो हमें नहीं मालूम, हमने आज बेचना है उसको. तो पहले हम उसकी आज की वर्थ यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और फिर हम उस प्रेजेंट वैल्यू को कहेंगे कि जी हम इस वैल्यू से कम पर नहीं बेचेंगे, दैट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट जिसके ऊपर हम सेल कर सकते हैं अपनी लॉटरी को. अब मैं आती हूँ टुवर्ड्स उसने आगे दिया हुआ है 1 to 3 नंबरिंग की हुई है और 6%, 9%, 12% इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर हैं. अब क्या है कि करना आपने वही काम है कि आपने प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालनी है. आपके सामने एंस कांस्टेंट है 10 है, लेकिन 3 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट वेरी कर रहा है. पहले 6% है, फिर 9% और फिर 12% हो चुका हुआ है. तो यू विल गेट टू नो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज़. बी ऑप्शन में कहता है जी रीवर्क पार्ट ए, दोबारा से करना है पार्ट ए को. किस तरीके से? अंडर द assumption that the 1 million payment will be received in 15 rather than 10 years. जहाँ हमने पहले 10 लिया हुआ था n, अब n क्या हो गया 15. ये इंटरेस्ट रेट्स चेंज नहीं हो रही है, वही है, सिर्फ आपका जो n 10 था वो 10 से 15 हो गया. तो अब आप दोबारा पूरी एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि 3 पार्ट्स अगेन सॉल्व करेंगे और अगेन आपके सामने 3 डिफरेंट प्रेजेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी. सी पार्ट पर आती हूँ. On the basis of your findings in parts A and B, discuss the effect of both the size of the rate of return and the time until receipt of payment on the present value for future sum. हमने क्या देखा है, नोटिस किया है कि पहले हमने देखा है कि एक तो ये डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स हैं, और फिर हमने देखा कि टाइम भी वेरी कर रहा है. तो वही पूछना चाह रहा है कि इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से और टाइम के बदलने से क्या इम्पैक्ट होगा आपकी प्रेजेंट वैल्यू पे. जैसे हमने अगर प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना हो ना, तो आपका अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो कंपाउंडिंग ज़्यादा हो रही होगी, फ्यूचर वैल्यू बढ़ जाती है. अब हमारे फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे, और वहाँ पे डिस्काउंटिंग होती है. तो अगर डिस्काउंटिंग ज़्यादा इंटरेस्ट रेट से होगी तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी. यानी अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूँ, जितना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, द हायर द इंटरेस्ट रेट द लोअर विल बी योर प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंट कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी. ये बिल्कुल रिवर्स होता है. अगर हम प्रेजेंट से फ्यूचर पर जाएंगे, रिपीट कर रही हूँ, तो कंपाउंडिंग होती है, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फ्यूचर वैल्यू उतनी ही बढ़ जाएगी. लेकिन अगर हम फ्यूचर से प्रेजेंट पर आएंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, डिस्काउंटिंग ज़्यादा रेट से होगी, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी. ठीक है, रिवर्स है. अब आती हूँ टाइम पीरियड के ऊपर. पहले आपका 10 था, अब आपका 15 हो गया. जब आपका नंबर ऑफ़ ईयर्स कम है तो आपकी अगेन लेट से हम जा रहे हैं प्रेजेंट से फ्यूचर पर. आपके अगर कम नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं तो क्या होगा कि आपकी फ्यूचर वैल्यू भी कम होगी. और अगर हम आ रहे हैं फ्यूचर से प्रेजेंट में, जो कि हमारा सवाल भी इसी बेस के ऊपर है, तो फ्यूचर से प्रेजेंट में आपके जब नंबर ऑफ़ ईयर्स कम है और एक तरफ ज़्यादा है, जब ज़्यादा नंबर ऑफ़ ईयर्स होंगे तो वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट आना चाहिए, ये मुझे आप ख़ुद सोच के बताएंगे. एंड आई जस्ट वांट टू हियर यू पीपल, आपके मुझे वॉइस नोट्स इसके ऊपर आने चाहिए. मैंने इंटरेस्ट का बता दिया आप लोगों को, आप लोगों के आंसर बता देंगे आप लोगों को कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, बट फिर भी आपके मुझे वॉइस नोट्स आने चाहिए कि जी इसका रैशनल क्या है, ऐसे क्यों हो रहा है. ठीक है. अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर.
ओके जी। इन एक्सचेंज फॉर ए 20,000 पेमेंट टुडे, आज का 20,000 हम एक्सचेंज कर रहे हैं। अ वेल नोन कंपनी विल अलाउ यू टू चूज़ वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव शोन इन द फॉलोइंग टेबल। योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ 11%। आप आज 20,000 एक्सचेंज करते हैं और बदले में एक कंपनी आपको 3 ऑल्टरनेटिव्स दे रही है। पहला ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप आज से 3 साल बाद 28,500 ले लो। द सेकेंड ऑप्शन इज़ 54,000 ले लें एट द एंड ऑफ 9 years। और सी ऑप्शन क्या है, 1,60,000 ले लें एट द एंड ऑफ 20 years। अच्छा जी, ऑप्शन ए को ज़रा इग्नोर करी हूँ, मैं सीधा बी पे जा रही हूँ। और ऑल द ऑल्टरनेटिव्स एक्सेप्टेबल, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें डिसीजन लेना होता है ना कि लेट से आप, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपसे कहा जाए जी आप आज इतना इन्वेस्ट करें, आपको कुछ सालों बाद इतना मिल जाएगा, तो आप क्या करें, आप कैसे डिसाइड करें, ये बड़ा एक मसला होता है। तो उसका हल क्या है, हल ये है कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कभी भी कंपेरेबल नहीं हो सकती। आपने सवाल में पढ़ा कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 20,000 है, और ये सारी 3 डिफरेंट फ्यूचर वैल्यूज़ हैं एट डिफरेंट नंबर ऑफ़ ईयर्स। अब कोई कंपैरिजन नहीं है इनका, ये आज की वैल्यू है और ये 3 साल बाद की वैल्यू है, ये 9 साल बाद की वैल्यू है और ये 20 साल बाद की वैल्यू है। कंपेयर करने के लिए उन दोनों को सेम ग्राउंड पर आना चाहिए। या तो हम इस प्रेजेंट वैल्यू को कन्वर्ट कर दें फ्यूचर वैल्यू इसके हिसाब से, यानी कि फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 years, फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 9 years, फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 20 years। द अदर ईजी वेज कि हम इन तमाम फ्यूचर वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर दें प्रेजेंट वैल्यू में और फिर हम कंपेयर कर लें कि इनकी आज की वैल्यू क्या है। तो अगर वो वैल्यू हमारे लिए ज़्यादा है तो ओके है, अगर कम है तो ओके नहीं है। जैसे कि अब उसने, दोबारा आती हूँ रिक्वायरमेंट नंबर ए के ऊपर, वो कहते हैं जी फाइंड द वैल्यू टुडे ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव। वी हैव बिन गिवन 3 ऑल्टरनेटिव्स, तो हमें इन तीनों की आज की वैल्यू निकालनी है ऑप्शन ए के मुताबिक। तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये फ्यूचर वैल्यू है, ये एन हो गया, और इंटरेस्ट रेट तीनों केसेस में 11% है। फ्यूचर वैल्यू डिफरेंट है तीनों केसेस में, एन भी डिफरेंट है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है, 11% है। तो आप आराम से प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अगर ना भी कहा जाए और डायरेक्ट सवाल आ जाए जी कि और आर ऑल द ऑल्टरनेटिव्स एक्सेप्टेबल, तो उसके लिए ये पता होना चाहिए हमें कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू आपस में कंपेरेबल नहीं है। दोनों को या तो प्रेजेंट में करो, दोनों को या तो फ्यूचर में करो। और हम जानते हैं, हम पढ़ कर आए हैं कि फाइनेंशियल मैनेजर्स क्या करते हैं, कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट वैल्यू पर ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि प्रेजेंट सिनेरियोस के बारे में ज़्यादा नो हाउ होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इन तमाम फ्यूचर वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू प्रेजेंट वैल्यू, जो कि हम ऑलरेडी पार्ट ए में कर चुके हैं। वो लिखता है आगे, दैट इज़ आर दे वर्थ 20,000 टुडे। देखो, अगर लेट से मैं फ़र्ज सिर्फ कर रही हूँ कि मैंने सॉल्व नहीं किया इस क्वेश्चन को, इसकी वैल्यू आती है लेट से पहली ऑप्शन की 19,000, दूसरी की ऑप्शन आंसर आता है लेट से 21,000, और सी का आता है 29,000। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाली मैंने ऐसे खुद से फ़र्ज़ किए मिलके। तो अगर मुझे डिसीजन लेना है ना, तो मैंने क्या करना है, मैंने कंपेयर करना है प्रेजेंट वैल्यू को विद प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब देखो, आज इन्वेस्ट किया है 20,000 और बदले में मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ए वाली, उसके मुताबिक उसकी आज की वर्थ क्या है, 19,000 ही है। तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, मतलब मैं आज 20,000 इन्वेस्ट कर रही हूँ और बदले में जो मैं ले रही हूँ वो 20 से भी कम ले रही हूँ एक्चुअली। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, नॉट वर्थ बाइंग। ठीक, अब सेकंड ऑप्शन पे आती हूँ। आज इन्वेस्ट किया 20,000, जो बी ऑप्शन मुझे इस फॉर्म में मिल रही है उसकी आज की वर्थ क्या है, 21,000। ठीक, अब ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि ये मेरे लिए, मतलब मैंने इन्वेस्ट किया 20 और बदले में मुझे 21 मिल गया, ये इस तरीके से है। तो मुझे 1,000 ज़्यादा मिल गया, अच्छा जी, मेरे लिए मतलब सूटेबल है कि चले मेरा कुछ अमाउंट बढ़ रही है। ठीक है, सी पर आ गई हूँ। आज इन्वेस्ट किया 20, बदले में जो मुझे ऑप्शन मिली है वो मुझे बेसिकली 29 मिल रहा है, आज का 29 है। ठीक, अब ये भी मेरे लिए सूटेबल है, ये भी सूटेबल है, मतलब आपकी प्रेजेंट वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। अगर उससे कम है तो फिर आप लॉस में जा रहे हैं ना, आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बदले में 20,000 भी पूरा नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट भी पूरी नहीं हो रही, दैट इज़ नॉट अप्रूव्ड।
इन दीज केसेस दीज बोथ आर एक्सेप्टेबल, कि हाँ ये भी बेहतर है, ये भी ठीक है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो पूरी हो रही है और बदले में हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक, अब आती हूँ ऑप्शन सी पे, विच ऑल्टरनेटिव इफ़ एनी विल यू टेक। चलें फ़र्ज़ करें कि ऐसे ये जवाब हम फ़र्ज़ कर रहे हैं ना फ़िलहाल। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हो कि जी आपके पास 2 या ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स ऐसे हों जिनके आंसर्स आपकी प्रेजेंट वैल्यू से ज़्यादा हैं, अब ये भी एक्सेप्टेबल है और ये भी एक्सेप्टेबल है, तो मेरे लिए किस में ज़्यादा फ़ायदा होगा? जिसमें रिटर्न ज़्यादा हो। यहाँ सिर्फ मेरा बेनिफिट हो रहा है 1000 का, जबकि यहाँ पे कितना हो रहा है 9000 का। तो विच ऑप्शन इज़ बेटर फॉर मी? ऑब्वियसली ऑफ 9000। तो आई विल गो विथ ऑप्शन सी। तो अब जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके अपने आंसर्स आएंगे, मुझे नहीं मालूम। एंड अगेन आई वुड वांट कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और उसके स्क्रीनशॉट्स शेयर करें ग्रुप के अंदर, क्योंकि आई वांट टू चेक इट आउट कि आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। और ये सवाल समझने वाला है क्योंकि इसके ऊपर फाइनेंशियल डिसीजंस मेकिंग होती है। इसके अलावा बहुत सारे अगले क्वेश्चंस में भी ऐसी बातें होंगी जहाँ हम कह रहे होंगे जी कंपेयर करना है। तो याद रखिएगा, प्लीज़ कीप इट इन माइंड कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों को या तो फ्यूचर में कर लो जो कि इतना अप्रूव्ड वे नहीं होता, या दोनों को आप प्रेजेंट में कर लो जो कि एक एक्सेप्टेबल वे होता है। तो जब आप फ्यूचर वैल्यूज़ को कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रेजेंट वैल्यू, तो फिर हम कंपेयर करेंगे इन प्रेजेंट कन्वर्टेड प्रेजेंट वैल्यूज़ को जो सवाल में दी हुई प्रेजेंट वैल्यू थी। आप ये कंपेरेबल हैं, और अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो और ये अगर ये कम है और ये ज़्यादा है तो एक्सेप्टेबल है। देखो, अगर ये ज़्यादा है और ये कम एक्सेप्टेबल नहीं है, मैंने 20,000 लगाया और बदले में मेरा 20 पूरा नहीं हो रहा, तो दैट इज़ नॉट सूटेबल एट ऑल फॉर मी। आई एम इन्वेस्टिंग 20,000 एंड बदले में मुझे मोर देन 20,000 मिलना ही चाहिए। अगर 20 प्लस है तो इट्स फाइन, एक्सेप्टेबल। एक्सेप्ट करना या ना करना है सेपरेट थिंग, लेकिन एक्सेप्टेबल है। और जब मुझे एक्सेप्ट करना होगा तो मैं कैसे करूँगी? मैंने पहले उन तमाम आइटम्स को चूज़ कर लेना है जो कि 20 प्लस मुझे ऑफ़र कर रहे हैं, और उसके बाद जो ज़्यादा ऑफ़र करेगा, जो उससे भी ज़्यादा ऑफ़र करेगा, दैट विल बी माई चॉइस, राइट। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करके मुझे इसके स्क्रीनशॉट्स ग्रुप के अंदर भेजने हैं।